चलिए दोस्तों, जो लोग मैट्रिक का एग्ज़ाम 2022 में देने वाले हैं इस पेपर को जरूर करके जाए। इस पेपर से आपको जानकारी होगा कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में, और काफ़ी मज़ेदार प्रश्न और इजी प्रश्न पूछा जाता है। 80 प्रश्न। चलिए शुरू कर लेते हैं। लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। 6:30 पर आप सभी कोई अपना अपना जवाब जरूर दीजिएगा, और इस पेपर को अगर नहीं कीजिएगा तो काफ़ी परेशानी होगा। देखिए, तो आपका पेपर आ चुका है फर्स्ट। इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, जिसमें आपको 80 प्रश्न दिया जाएगा और बोला जाएगा कि मात्र 40 प्रश्न का उत्तर OMR शीट पर घसने का काम करना है, ब्लैक या ब्लू पेन से। ठीक है, रेड पेन का इस्तेमाल न करें। चलिए, प्रथम प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सीन है, लेकिन ऑक्सीटोसिन नहीं है। उत्तर आपका हो जाएगा डी। चलिए, अगला है प्रश्न है, देखिएगा। फूलों में नर प्रजनन अंग है पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका। तो नर में आता है पुंकेसर और मादा में आता है स्त्री केसर। तो उत्तर यहाँ ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्विविखंडन नहीं होता है किसमें? अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, युगलिना में होता है, लेकिन ईस्ट में द्विविखंडन की क्रिया नहीं होती है। ईस्ट में मुकुलन की क्रिया होती है। उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है वायु, सूर्य प्रकाश, वर्षा जल, मिट्टी। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है, सभी को पता है। उत्तर बी पर चला जाएगा। इस प्रश्न को करके ही जाए, नहीं करके जाइएगा पछताना पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस प्रश्न को करके जाए, पता चलेगा कि प्रश्न में कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। इस प्रश्न को देखने का मकसद यही है। निम्नलिखित में कौन सा आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? चलिए, वैज्ञानिक का एक नाम पूछ रहा है, याद रखिएगा। चार्ल्स डार्विन नहीं होगा, गेगर, जॉन मेंडल, लैमार्क, वाटसन। देखिए, उत्तर आपका हो जाएगा बी। मेंडल साहब को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। तो एक वैज्ञानिक वाला पूछता है, क्वेश्चन देखते चलिएगा ना, पता चलेगा कि किस चैप्टर से पूछ रहा है। इसीलिए मैं इसको करा रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलिए, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? देखिए, पादप के बारे में चैप्टर जो है पढ़ना है। तो हरे पौधे जो होते हैं उत्पादक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? उत्पादक। आपका उत्तर ए हो जाएगा। चलिए, आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या बताना है। देखिए, नर हो या मादा हो, गुणसूत्र सब में समान होता है। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ पे बी पर चल जाएगा, 23 जोड़ा गुणसूत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत जो है वह समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। और समताप मंडल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इन चारों ऑप्शनों में देख करके बताएं आप लोग। चलिए, बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्फीयर में समताप ओजोन परत पाया जाता है। उत्तर आपका ए पर चला गया। ठीक है, अगर नहीं करके जाइएगा पछताना पड़ जाएगा, क्योंकि ये आपका सिलेबस की जानकारी देगा। ठीक है, चलिए, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं, प्लस चार्ज, उसको क्या कहते हैं? उपधातु नहीं बनाता है, अधातु माइनस चार्ज बताता है, धातु जो होता है वह धनात्मक। तो उत्तर आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते चलिए, अगला प्रश्न है कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अगर आप लोहा पर जिंक से पेंट कर रहे हैं तो उसको विद्युत लेपन नहीं कहते हैं, संचालन नहीं कहते हैं, अपघटन भी नहीं कहते हैं। क्या होगा? गैल्वेनीकरण। इसको बोलते हैं यशदीकरण। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, याद रखिएगा। याद रहेगा ना? चलिए, बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ससंयोजी यौगिक बताना है। तो ये तो वैद्युत संयोजी होता है, ये भी वैद्युत संयोजी होता है। क्यों? क्योंकि इस
के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये आयन में टूट जाएगा, तो वैद्युत संयोजी हो जाएगा। लेकिन ये होता है सहसंयोजी मीथेन। क्या नाम है इसका? मीथेन नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। मीथेन का सूत्र CH4। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इससे आपका क्लियर हो जा रहा है कि क्या क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, आभूषण बनाने के लिए एक क्वेश्चन आता है इस प्रकार का कि आभूषण बनाने के लिए किस कैरेट का सोना का प्रयोग किया जाता है। तो 24 कैरेट का होता है ना, वह 100% शुद्ध होता है सोना, है ना। तो क्वेश्चन पूछता है सबसे शुद्ध सोना 24 कैरेट का, लेकिन आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का सोना का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, 22 कैरेट सोना 75% शुद्ध होता है। आपका उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? आयोडीन, सिलिकॉन, आर्गन, ब्रोमीन। उत्कृष्ट अक्रिय गैस, नोबेल एलिमेंट बताना है इसमें, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अक्रिय गैस में 6 आते हैं, कौन कौन? तो आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। 6 आता है, तो यहाँ आर्गन है तो आर्गन करके आएंगे, याद रहेगा ना। टोटल 6 होता है। नेक्स्ट, तांबा और टीन, Cu+Sn। देखिए, Cu+Sn को कांसा, पीतल, सोल्डर और ड्यूरालुमीन क्या बोलेंगे? तो याद रखिएगा, कांसा बोलते हैं, तांबा प्लस टीन को कांसा बोलते हैं। पीतल के बारे में पूछे, याद रखिएगा, पीतल का होता है Cu+Zn, तांबा प्लस जस्ता। तो उत्तर यहाँ पे कांसा हो गया, ठीक है। बेटर है ना भाई, अच्छा लग रहा है ना सेशन ये। हाँ, अगर आप कर लेते हैं तो सबसे अच्छा एग्जाम गुजरेगा, क्योंकि सिलेबस की जानकारी इसी से पता चलता है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन डालता है। प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताना है। चलिए, यहाँ है 5H2O, यहाँ 1/2H2O, यहाँ 2H2O और यहाँ H2O। तो याद रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट को बोलते हैं और हेमीहाइड्रेट बोले तो 1/2 1/2H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। हाथ टूटने पर इसी का प्लास्टर किया जाता है, ठीक है। उत्तर आपका बी पर चला जाएगा। तो साइंस का सिलेबस इसी आधारित पर आएगा, बस इसके अगल बगल का क्वेश्चन पूछेगा, इजी प्रश्न आता है, घबराए नहीं। अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो अम्ल और क्षार मिल करके प्रबल क्षार तो नहीं बनाएगा, प्रबल अम्ल भी नहीं बनाएगा, क्षार तो नहीं ना बनाएगा, लवण बनाता है। अम्ल क्षार की अभिक्रिया से लवण का निर्माण होता है, साल्ट का निर्माण होता है। उत्तर आपका सी। चलिए, आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आइए, कीजिए प्रश्नों को अच्छे से। मान लीजिए किसी कागज पर तेल लगा देते हैं, तैलीय कागज, तो क्या होगा? पारदर्शक नहीं, अपारदर्शक नहीं, पारभाषक हो जाएगा। बोले तो कुछ कुछ प्रकाश एक पार से दूसरे पार तक कुछ कुछ प्रकाश जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं पारभाषक। उत्तर आपका सी हो गया। नेक्स्ट, लेंस में पूछा जा रहा है कि आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो आवर्धन एम बराबर क्या होता है? V/U होता है। तो V क्या होगा? मीटर में, या भी मीटर में, तो दोनों कट जाएगा, तो मीटर होगा नहीं, मिमी नहीं होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा, मात्रक विहीन होता है। याद रखें, क्या होगा? मात्रक विहीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। प्रश्न है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, देखिए प्रकाश की चाल वायु में 3 × 10⁸ होता है, वही कांच में आपका 2 × 10⁸ होता है, जल में 2.5 में होता है 8, ठीक है। तो सब माध्यमों का प्रकाश की चाल अलग अलग होता है, बोले तो भिन्न भिन्न होती है। उत्तर आपका बी पर चला गया। समझ में आ रहा है ना? समझ करके पढ़िए तो ज़्यादा याद होगा। और इस पर भी ध्यान दीजिए कि कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और फिर से पूछे जाएंगे इसी के अगल बगल का प्रश्न। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? देखिए, निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश चलता है, याद रखिएगा। तो निर्वात की अपेक्षा क्या होगा? कम होगा, होगा ना भाई? तो यहाँ पे कम होता है। और वायु में होता है ना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है,
जबकि निर्वात में इससे ज़्यादा होता है। तो यहाँ उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या कह रहा है। एक सेकेंड पहले देख लेते हैं कौन सा प्रश्न बचा था। हाँ, प्रश्न है लेंस के मुख्य फोकस कितने होते हैं। दर्पण में एक होता है, 3 तो नहीं होता है, 4 भी नहीं होता है। उत्तर क्या होगा, बी। बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने 2 बताया उनका सही गया। लेंस में 2 फोकस होते हैं, याद रखे सभी कोई। अगला है कि विद्युत का अच्छा चालक बताना है। तो लकड़ी तो होता नहीं है, कार्बन भी अच्छा नहीं है, प्लास्टिक भी अच्छा नहीं है, क्या मारिएगा, चांदी। चांदी का सूत्र होता है Ag। ठीक है, उत्तर आपका इसका परमाणु संख्या 47 होता है। तो उत्तर आपका डी पर चला गया। नेक्स्ट है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। शुष्क सेल सबसे पहले जाने, मेरी बात ध्यान से सुने। इस प्रकार का बैटरी आप लोग देखते होइएगा, आप लोग देखे है ना बैटरी। तो ये जो होता है ना, ये आपका ऊपरला जो भाग होता है वो तांबा का होता है, और निचला वाला जो भाग होता है वो जस्ता का होता है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जस्ता। ठीक है, माइनस चार्ज वाला जस्ता। नेक्स्ट है कि 1 जूल का मान बराबर होता है 0.4 कैलोरी। नहीं, 1 जूल बराबर 4.18 कैलोरी। उत्तर बी पर चला गया। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। हाँ, किसी प्रश्न में यदि आपको डाउट लगे तो आप लोग ज़रूर गूगल से देख लीजिएगा और बुक से भी मिला लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि इतना नंबर प्रश्न का उत्तर गलत आप बताए थे, इसका उत्तर ए होगा। हम तो कोशिश करेंगे कि काफ़ी हद तक अच्छा आपका उत्तर प्रोवाइड कराए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। हाँ, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल में तो भाई साइड मिरर के मोटरसाइकिल में प्रयोग करते हैं, वाहनों में पीछे की ओर देखने के लिए। समतल दर्पण तो हम लोग चेहरा देखने के लिए, बाल सोटने का काम करते हैं ना। अवतल दर्पण को हजामती दर्पण कहते हैं, है ना। दाढ़ी बनाने का काम में इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि बाल जो है बड़ा बड़ा दिखाई देता है। अगला है कि श्वेत प्रकाश वर्ण में किस रंग की किरणें सबसे अधिक विचलित होता है। देखिए, तो हम आपको बताए थे, इसमें तो हम त्रिभुज नहीं बना पाते हैं, लेकिन फिर भी हम बताएंगे इस प्रकार से। सबसे ऊपर जो होता है वो लाल, सबसे नीचे जो होता है बैगनी। तो सबसे अधिक विचलित कौन होगा, तो बैगनी होगा विचलित। ठीक है, उत्तर आपका डी पर चला गया। आगे देखिए, प्रश्न है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण तो आप लोग देखते हुएगा, रोज अपना अपना चेहरा देखते हैं। इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है, फोकस दूरी कोई लिमिट नहीं होता है, अनंत होता है। याद रहेगा ना, चलिए याद रहना चाहिए, इजी प्रश्न है और इसी प्रकार का प्रश्न आएगा। हाँ, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पे रखा जाए कि प्रतिबिंब जो है उल्टा, वास्तविक और समान। बोले तो जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बने। तो ध्रुव पर से नहीं होगा, अनंत पर रखने पर नहीं होगा, फोकस पर रखने पर नहीं होगा। क्या होगा, वक्ता केंद्र पर रखेंगे तो वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा, वास्तविक और बराबर। नेक्स्ट, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। सभी को पता है, परावर्तन के कारण नहीं होता है, कुल परावर्तन के नहीं होता है, कुल अपवर्तन नहीं होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र में, नेत्र के लिए दीर्घ दृष्टि अस्थायित्व होती है। देखिए, किसी भी वस्तु को अगर आप देखते हैं, याद रखिएगा, तो 1/10 सेकेंड के लिए देखते हैं, आँख पर रहता है तब देख पाइएगा, या 16 रहेगा कि 18 रहेगा कि 6, 1/10 करके आइएगा। इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। 1/10 के लिए बराबर होता है सेकेंड के बराबर। नेक्स्ट है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण के बारे में आप लोग जानते हैं, मोटरसाइकिल का जो शीशा का प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण होता है। सीधा आवर्धित तो नहीं होगा,
आवर्धित नहीं होता है, छोटा होता है थोड़ा। तो उल्टा, उल्टा भी नहीं होता है। उल्टा क्या दिखाई देता है मोटरसाइकिल का शीशा में? नहीं, मतलब गलत हो गया। सीधा होता है और हराश्रित बोले तो छोटा। उत्तर आपका सी पर। आइए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाते हैं। यहाँ लेंस में आवर्धन का मान पूछा जा रहा है। तो आवर्धन की परिभाषा आप लोग देखे हैं कि v बटा यू होता है, m बराबर। तो यहाँ पे आप लोग क्या करके आइएगा, v बटा यू लेंस में। ठीक है, उत्तर आपका ए हो गया। नेक्स्ट है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद बताना है। देखिए श्वसन में आपका उत्तर जो होगा वो डी पर जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि दांतों की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? डेंटाइन, इनामेल, अस्थि, क्राउन। तो दांतों की सबसे ऊपरी परत जो होता है उसको हम इनामेल परत बोलते हैं, जो सबसे मजबूत होता है। ठीक है, उत्तर आपका बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग। देखिए क्वेश्चन को करके ही जाइएगा, तब परेशानी एग्जाम में नहीं होगी। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग आमाशय नहीं होता है, ग्रासनी भी नहीं होता है, बड़ी आंत भी नहीं होता है। सबसे बड़ा जो होता है छोटी आंत होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है परागकण में किसके अंदर होता है? परागकोश, अंडाशय, वर्तिकाग्र, पतिया। अंडाशय नहीं होगा, पतिया नहीं होगा, वर्तिकाग्र नहीं होगा, परागकोश आपका उत्तर हो गया। ठीक है, सेम प्रश्न आपके अगल बगल का आ जाएगा एग्जाम में। चालनी नलिकाएं देखिए, जंतुओं में नहीं, फ्लोएम में भी नहीं, जाइलम में आपको चालनी नलिकाएं पाए जाते हैं। उत्तर आपका बी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है कि आरबीसी का जीवन अवधि बताना है, कितना दिन तक जीवित रहता है आरबीसी कोशिकाएं? 120 दिन, 180, 80, 220। तो 120 दिन जीवित रहता है। और डब्ल्यूबीसी पूछ सकता है, याद रखिएगा। तो डब्ल्यूबीसी 2 से 5 दिन तक जीवित रहता है, याद रहेगा ना। तो इसके बगल का प्रश्न हो गया, डब्ल्यूबीसी पूछ सकता है। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका? अस्थि कोशिका नहीं, पेशी कोशिका नहीं, ये भी नहीं, न्यूरॉन। ठीक है, तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट, अंडाणु निषेचित होता है? योनि में नहीं, गर्भाशय में, अंडाशय में, फैलोपियन नलिका। अंडाणु निषेचित गर्भाशय में होता है। उत्तर आपका बी पर चला जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन है कि 1 एम्पियर मीटर मिली एम्पियर बराबर कितने के बराबर होता है? तो ए होता है 10 के पावर 3, 2, 1, 6। क्या करके आइएगा, चलिए करके आइएगा आप लोग, 10 के पावर -3 एम्पियर के बराबर। अगला प्रश्न पढ़ाइए। डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, सभी में। तो देखिए भारी वाहन में भी डीजल का प्रयोग, रेल के इंजन में भी होता था पहले, अभी भी होता है। विद्युत के उत्पादन में जैसे जनरेटर में अगर डीजल डालेंगे तो विद्युत निकलेगा। तो उपयुक्त सभी आप लोग करके आइएगा। ठीक है, घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन का आंसर हम सही सही बता रहे हैं आप लोगों को। सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है? जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है? गति ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में? नहीं, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जिससे बैटरी चार्ज होता है और नाइट के समय में उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सोना का परमाणु संख्या बताना है। 29 नहीं, 89 भी नहीं, 39 भी नहीं, 7 पर 9, 79। सोना का परमाणु संख्या, सोना का संकेत पूछे तो संकेत यही होता है, AU। ठीक है, याद रहेगा ना। तो संकेत भी पूछता है, इसीलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं कि इसके बगल का क्वेश्चन पूछता है, अगल बगल का। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? देखिए कोई चीज को जलाइएगा ऑक्सीजन चाहिए, सांस लीजिएगा ऑक्सीजन चाहिए, भोजन को पचने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए,
लेकिन अवक्षेपण में हाइड ये सब नहीं क्रिया होती है। उत्तर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये ऑक्सीजन की ससंयोजकता। तो ऑक्सीजन के पावर क्या होता है, ऑक्साइड के पावर -2, तो ससंयोजकता कितना हो जाएगा, ये वाला सी हो जाएगा आपका उत्तर, होगा ना। चलिए आइए अगले, एक सेकेंड, अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न है देखिएगा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान पूछा जाना होना चाहिए कितना, 5.6, नहीं इससे कम होता है तब होता है, अधिक भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, 5.6 से कम होगा तो अम्लीय वर्षा कहलाएगा। उत्तर आपका बी। नेक्स्ट है कि चींटी का जो डंक होता है या बिच्छू का डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसके कारण से काटने के बाद वहाँ पे जलन महसूस होता है। तो एथेनोइक अम्ल नहीं होगा, सिट्रिक अम्ल में तो सिरका में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, मेथेनोइक अम्ल आपका होता है। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल नहीं देता है तो कभी कभी देता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, उसी का नाम है मेथेनोइक अम्ल का। ठीक है, हाँ उच्च श्रृंखला वाला देखिए कह रहा है कि वनस्पति तेल में होता है लघु संतृप्त हाइड्रोकार्बन, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, लघु संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये कौन सा होगा, तो ये होगा लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उत्तर आपका सी पर चला जाएगा। आइए ब्यूटेन कितने समावयवी है, तो देखिए ब्यूटेन का 2 समावयवी होता है, एक आइसोब्यूटेन एक नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, तो आपका उत्तर बी पर चला गया। नेक्स्ट है कि मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। देखिए मेंडलीव साहब त्रिज्या पर नहीं किए थे काम, घनत्व पर भी नहीं किए थे, संख्या पर मोसले साहब किए थे। आधुनिक आवर्त सारणी भी आपको पूछता है तो परमाणु संख्या पर मिलता है, मेंडलीव साहब द्रव्यमान पर किए थे जो फेल हो गए थे। लेकिन मोसले साहब का पूछे तो परमाणु संख्या पर, आधुनिक आवर्त सारणी पूछे तो परमाणु संख्या पर। यहाँ उत्तर आपका डी होगा। चलिए समझिएगा, अगल बगल का प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो छोड़ करके नहीं आइएगा। अमोनिया का नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का परमाणुओं की संख्या का अनुपात बताना है। अमोनिया का सूत्र सबसे पहले आना चाहिए आपको, NH3 होता है, तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 1, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा तो 3, 1:3 कहीं है तो डी वाले ऑप्शन में है, करके आ जाएंगे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, एथेन नहीं रहता है, एथाइन भी नहीं रहता है, मीथेन भी नहीं रहता है, एथेनॉल रहता है। और एथेनॉल का सूत्र जो होता है याद रखिएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, यही होता है। और ये जो है दारू शराब में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है, गंधक अम्ल, और यहाँ पे कहा जा रहा है गंधक अम्ल H2SO4 को बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाता है HCl को बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में होता है, तो सिरका में क्या होगा एसिटिक अम्ल। तो ये चारों ऑप्शन के बारे में पूछ देगा। गंधक अम्ल का सूत्र बताइए तो आप लोग जवाब दीजिएगा H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होगा HCl, कहाँ पाया जाता है तो पेट में। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र हम आपको बताए हैं CHO, एक सेकेंड, फॉर्मिक अम्ल का बता देते हैं HCH, यही होता है फॉर्मिक अम्ल का सूत्र। तो सूत्र भी पूछ देगा, इसीलिए मैं करा रहा हूँ ताकि आपको आसपास का जो भी प्रश्न है वो पूछा जाता है और मैं उसको बताते चल रहा हूँ ताकि आप लोग समझ। हाँ डबल तो लिखे हैं। निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का अपरूप है, देखिए कार्बन में ग्रेफाइट भी होता है, हीरा भी होता है, फुलेरीन भी होता है और सभी हो जाएगा। उत्तर डी पर चला गया। नेक्स्ट है कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र, अणुसूत्र एक, संरचना सूत्र अलग अलग,
इसको क्या कहते हैं? उत्प्रेरक नहीं बोलेंगे, बहुलक नहीं बोलेंगे, अपरूप नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? समावयवी, आइसोमरिज्म। उत्तर आपका ए पर चला गया। बेटर है ना? समझते चलिए तो मजा आएगा क्लास में, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा एग्जाम में। वो मार्कशीट पर जवाब देना है, सही सही जवाब देना है। कंप्यूटर से चेक होगा, इसलिए जो भी गलत होगा उसका गलत ही होगा, सही होगा सही होगा। बुझा हुआ चूना, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम। तो ये होता है कली चूना का सूत्र। क्या होता है? इसका नाम है कली चूना। कली चूना का सूत्र पूछे थे कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। और इसका एक और नाम है भाखड़ा चूना। क्या नाम है? भाखड़ा, भाखड़ा चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भाखड़ा चूना भी बोलते हैं और बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। क्लियर है ना? चलिए, क्लियर होना चाहिए, करते चलिए क्लियर। कौन सा भस्म नहीं है? भस्म बोले तो क्षार, तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय होते हैं। क्या ये क्या है आपका? NaCl लवण है। ये क्या है? क्षार है। ये भी धातु के कार्बोनेट क्या होता है? क्षारीय होता है। तो लवण आपका भस्म नहीं है। सोडियम क्लोराइड जो है वह लवण है, भस्म नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। जस्ता बताना है। जस्ता का अयस्क है सिनेबार। सिनेबार जो होता है वह सिंदूर का होता है, पारा का। जस्ता का जिंक ब्लेड होता है, जिंक ब्लेड को बोलते हैं ZnS। यही आपका होता है जस्ता का अयस्क। बॉक्साइड पूछेगा तो एल्युमिनियम का होता है। सोडियम क्लोराइड पूछेगा तो सोडियम का होता है। सिनेबार पूछेगा तो पारा का होता है। याद रहेगा? चलिए याद करते चलिए, क्योंकि इसी के अगल बगल का प्रश्न ही दे देगा। सिलिकन, सिलिकन बताना है, धातु नहीं होता है, अधातु भी नहीं होता है सिलिकन, मिश्र धातु भी नहीं होता है, उपधातु होता है। क्या होता है? उपधातु। उत्तर सी पर। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? एल्कोहल में भाई कार्बन नहीं होता है। कार्बन, अल्कोहल को अगर लिखा जाए कार्बन तो होगा ही होगा, क्योंकि इथाइल अल्कोहल बोल सकते हैं तो कार्बन होगा। ये आंसर नहीं हुआ। और ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन अल्कोहल में नाइट्रोजन नहीं होता है। क्लियर करके चले, क्योंकि हम बता देते हैं आपको। ये हो गया एल्कोहल का सूत्र। देख लीजिए, कार्बन है, हाइड्रोजन है यहाँ पे, ऑक्सीजन है यहाँ पे, है ना? तो नाइट्रोजन कहीं है? नहीं है। तो उत्तर आपका नाइट्रोजन। क्लियर हुआ ना? हाँ, क्लियर करते चले, इससे ज़्यादा क्लियर कहीं नहीं मिलेगा। मिथाइल अम्ल का रासायनिक नाम बताना है, या सामान्य नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल। तो इसका हम सूत्र सबसे पहले बता देते हैं कि मेथेनोइक, OIC, है ना? मेथेनोइक अम्ल, ये हो गया मेथेनोइक अम्ल। और इसी मेथेनोइक अम्ल को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है, ठीक है? तो मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, उसको फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। उत्तर आपका ए हो गया। नेक्स्ट है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल तो चाहिए पौधे में, कार्बन डाइऑक्साइड, जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, तो सभी करके आइए, ठीक है? आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। प्रश्न है, मैग्नीशियम में पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, बोले किस में? लवक में नहीं होगा, श्वेत कण में नहीं होगा, लाल रक्त में नहीं होगा। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, पत्तियों के हरा पत्तियों में। उत्तर आपका ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? संवहन बोले तो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम एपिडर्मिस नहीं करता है, ये फ्लोएम करता है, जाइलम करता है। तो ये संवहन ऊतक में आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, बी और सी दोनों।
हाँ, कहा जा रहा है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ परासरण से नहीं करता है, अवशोषण भी नहीं होता है, निष्कासन द्वारा भी नहीं होता है। प्रोटोजोआ में विसरण की क्रिया होती है। उत्तर आपका बी होगा। ठीक है, चलिए बेटर है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अग्नाशय दूसरा का बड़ी ग्रंथि है, फर्स्ट नहीं है, दूसरे नंबर पर आता है। अंडाशय नहीं, एड्रिनल नहीं, यकृत प्रथम ग्रंथि होता है और यकृत नहीं रहता तो अग्नाशय मारते। ठीक है, यकृत फर्स्ट बड़का होता है, सेकंड बड़ा अग्नाशय होता है। नेक्स्ट, शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम, केनियम, सेरिब्रम और मस्तिष्क स्टेम। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको डाउट है, लेकिन फिर भी हम आपको उत्तर बता देते हैं। इसमें आपका होगा सेरिब्रम, जो शरीर को संतुलन रखने का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न, आइए प्रश्नों को करते हैं। 80 प्रश्न है, करके अगर जाएंगे एग्जाम आपका अच्छा बीतेगा। किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। तो हार्मोन है ना, हार्मोन होता है शारीरिक परिवर्तन का कारण। तो हार्मोन में कौन आता है, थायरॉक्सिन नहीं आता है। तो कौन आ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा और एस्ट्रोजन आ जाएगा। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में, एस्ट्रोजन महिलाओं में। उत्तर आपका डी पर चला गया। नेक्स्ट है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। 3 कोष्ठ तो नहीं होता है भाई, 8 भी नहीं होता है, 2 भी नहीं होता है, 4 कोष्ठ होते हैं। 4 चैम्बर होता है। ठीक है, यहाँ पे चैम्बर लिखता है, चैम्बर ह्यूमन हार्ट, तो 4। ठीक है, नेक्स्ट है कि रक्त जो होता है ऊतक है, कोशिका है, पदार्थ है, कोई नहीं। तो रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक है। क्या है, तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक होता है रक्त, याद रखिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। घबराइए नहीं, क्वेश्चन कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। मेंडल ने तो अनुवांशिक किया था। ठीक है, डार्विन ने क्या किया, विकासवाद का सिद्धांत एक पुस्तक लिखा था, चार्ल्स डार्विन। लैमार्क ने क्या किया, तो ये लैमार्क जो है ना, उत्परिवर्तन लैमार्क का आता है। जोहानसन ने जिन शब्द की उत्पत्ति की थी। तो इन तीनों के बारे में पूछ सकता है, तीनों के बारे में हम बोल दिया आप लोगों को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग करते हैं। इस्पात के लिए अस्थायी चुंबक होता है, तो ये उत्तर नहीं होगा। पीतल से चुंबक नहीं बनता है, इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। तो नर्म लोहा से विद्युत चुंबक बनता है। आपका क्वेश्चन अगले एग्जाम में पूछेगा, ये तो विद्युत चुंबक पूछ दिया, नर्म लोहा। इस्पात के बारे में पूछेगा, तो इस्पात से बनता है अस्थायी चुंबक, याद रखिएगा। इस्पात से क्या बनता है, अस्थायी चुंबक बनता है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है, इसीलिए मैं करा रहा हूँ उसको, ताकि छूटे नहीं कोई भी। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसमें जो गतिशील होते हैं कण क्या कहलाते हैं, तो परमाणु नहीं कहलाते हैं, प्रोटॉन भी नहीं कहलाते हैं। ठीक है, आयन भी नहीं कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कोई भी तार से या चालक से। इलेक्ट्रॉन के उल्टे प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ओम का नियम आप लोग जानते हैं, V समानुपाती I, V समानुपाती R, तो क्या बनता है, V बराबर IR। तो V बराबर IR आपका उत्तर फर्स्ट में ही है। उत्तर सभी का सही जाएगा जो ये बताएं। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक पूछता है, तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। तो वोल्ट आपका उत्तर डी में है, तो डी करके आएंगे एग्जाम में। अगला प्रश्न है, देख लीजिए, देखिएगा कि एम मीटर का प्रतिरोध होता है। एम मीटर
का प्रतिरोध, देखिए मैं सबसे पहले देख लेता हूँ टाइमिंग, ठीक है टाइमिंग चलिए, हाँ एम मीटर 1 सेकेंड, कहाँ चला गया, ओम ओम वाला हो गया था, एम मीटर का चल रहा था ना, घबराए नहीं आप, बचा हुआ है, क्वेश्चन भागा नहीं है, आ गया एम मीटर। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए कोई तार है, ठीक है, और तार में, इसको थोड़ा सा बीच में बंद मिटा देता हूँ, तार में बीच में कहीं भी एक जगह एम मीटर लगाया जाता है और इस तार से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इसका प्रतिरोध जो है कम रहेगा ना, तभी विद्युत धारा अच्छे से प्रवाहित होगी, ठीक है। तो एमीटर जो होता है वह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उसका प्रतिरोध जो होता है वह कम होता है। तो एमीटर का प्रतिरोध छोटा लिखिएगा कि बहुत छोटा, छोटा नहीं बहुत छोटा होता है, प्रतिरोध बहुत कम होता है, उत्तर आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। फिलामेंट, तो फिलामेंट इस प्रकार से होता है, पता है ना आप लोगों को, होता है तांबा का नहीं होता है, सीसा का भी नहीं होता है, नाइक्रोम का, नाइक्रोम का जो प्रयोग किया जाता है आयरन, कपड़ा आयरन करने वाला जो होता है उसमें नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, हीटर में नाइक्रोम का किया जाता है, लेकिन टंगस्टन का बल्ब में किया जाता है। उत्तर आपका डी पर चला गया। अगला प्रश्न है, एक क्वेश्चन काफी बच्चे लोग फंस जाते हैं, रियोस्टेट का क्या उद्देश्य है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए कोई एक परिपथ है, परिपथ में कहीं भी एक जगह इस प्रकार से, इसको मिटाने के बाद ही पता चल पाएगा, मैं बता देता हूँ, इस प्रकार से रियोस्टेट जोड़ते हैं। इसका काम क्या है, इस परिपथ में धारा के मान को कम करना या अधिक करना। रियोस्टेट का काम क्या है, धारा के मान को कम या अधिक करना, बोले तो परिमाण में वृद्धि या कमी। उत्तर आपका सी। आज का लास्ट प्रश्न, और आप लोग इस सब्जेक्टिव तैयारी करना चाहते हैं मेरे यहाँ कोई भी सब्जेक्ट का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सब्जेक्टिव मिलेगा और इतना बेटर मिलेगा कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, समझे। तो आप लोग सब्जेक्टिव कर लीजिए, प्लेलिस्ट में भी आप जाइएगा तो आपको सब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स साइंस, सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव प्रश्न आपको और एक बार में याद हो जाएगा। साइंस जितना भी पढ़ाया हुआ है, बोर्ड पर पढ़ाया हुआ है। चलिए तो जाके देखिएगा, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। वोल्ट किसका होता है, तो वोल्ट होता है। विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट। ओम किसका होता है, तो प्रतिरोध का होता है। जूल किसका होता है, तो काज का होता है। कूलाम किसका था, यही पूछा है कूलाम के बारे में। तो आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम। तो इन तीनों ऑप्शन के बारे में आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ये तो पूछ ही दिया, 3 ऑप्शन के बारे में पूछ सकता है, इसीलिए मैं प्रश्न कराया हूं ताकि आप लोग सिलेबस को समझे। जो भी प्रश्न अगल बगल का है वही आएगा। वोल्ट का ऐसा ही मात्रक, वोल्ट किसका होता है, विभव का। ओम प्रतिरोध का। जूल किसका, काज का। कूलाम किसका, था आवेश का। उत्तर आपका डी पर चला गया। तो इस प्रकार से आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और मैं आपको हमेशा सपोर्ट करूंगा एग्जाम में, ताकि आपका अच्छा नंबर मिले। तब मिलते हैं अगले पार्ट में। लाइक करके जरूर जाइएगा, अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा और आप कहाँ से हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के धन्यवाद, जय हिंद।